चलिए, और बताइए दोस्तों कैसे हैं? फाइन। वहाँ से सारा लाइट ऑन कर दीजिए, कोई बंद तो नहीं है। यहाँ से एक उसको ऑन करें। देखिए, चलिए, हमने पिछले क्लास में शायद जीरन शुरू किया था या इन्फिनिटिव चल रहा था? इन्फिनिटिव चल रहा था। चलिए, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में डिफरेंस बता रहे थे ना, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में। देखिए, कुछ चीज़ों को जो हमने पढ़ा है एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल करके आगे बढ़ते हैं। एक हमने पढ़ा कि लेट का मतलब वही होता है जो होता है अलाउ और परमिट का, है ना। ये दोनों वर्ब हैं, ये तीनों वर्ब हैं, लेकिन अलाउ और परमिट के साथ आप लगाते हैं 2 + V1, जबकि लेट के साथ लगाते हैं वर्ब का। और ये एक तरह से क्यूजेटिव वर्ब भी है क्योंकि इसका सब्जेक्ट दूसरे को अलाउ करता है काम करने के लिए। फिर हमने देखा इसके बाद कि ऑर्डर जो है इसका मतलब आदेश देना होता है, कमांड का मतलब आदेश देना होता है। लेकिन अगर हम बीट का यूज करते हैं तो इसके साथ आपको लगाना होता है V1, जबकि इन दोनों के साथ लगाना है 2 + V1। लेकिन पैसिव बनाएंगे तो सबके साथ 2 + V1 ही हो जाएगा। इसी तरह से हमने लिखा कि गेट के साथ लगाएंगे 2 + V1, लेकिन हैव के साथ लगाते हैं इसके साथ 2 + V1। एक एक शब्द को रिलेट करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में ये चीज अच्छे से आ जाए, ताकि कहीं पे भी ये जब सवाल पूछा जाए तो लगे कि हाँ भाई कहाँ से पढ़ा है, ये पूछे बच्चा, कोई भी पूछे आपसे। गेट प्लस हैव ऑर्डर है, लेट है। इसी तरह से मजबूर करने के लिए एक था आपका फोर्स मजबूर करना, और कॉम्पेल का मतलब मजबूर करना होता है, ठीक है ना। लेकिन मेक से अगर यूज करते हैं तो इसके साथ आप लगाते हैं V1, जबकि इन दोनों के साथ आप लगाते हैं 2 + V1। हेल्प है, इसके साथ आप लगाते हैं क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और 2 + V1 दोनों लगाते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से, कोई समझने में दिक्कत नहीं है? मैं एक बार फिर से पूछ लूँ या बता दूं आपको कि ये सारे वर्ब जो हैं कौन से वर्ब हैं, क्यूजेटिव वर्ब से। अगर कोई आपसे पूछे कि क्यूजेटिव वर्ब क्या होता है तो आपका क्या होगा सिंपल सा जवाब, सर क्यूजेटिव वर्ब है जिसका सब्जेक्ट कोई काम खुद काम ना करके दूसरे को मोटिवेट करके काम करता है, या ऑर्डर देके, या अलाउ करके, या हेल्प करके, या मजबूर करके जो दूसरे से काम लेता है, वो वर्ब होता है हमारा कॉजेटिव वर्ब। सही है? तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आज मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ वर्ब ऑफ परसेप्शन, क्योंकि वर्ब ऑफ परसेप्शंस के साथ हम V1 भी लगाते हैं और 2 + V1 भी लगाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो हो जाता है चेंज हो जाता है। सही है? जैसे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ V1 लगाएंगे ना तो उसका मीनिंग अलग समझिएगा, और जीरन लगाएंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ जीरन होगा तो मीनिंग अलग, और 2 + V1 हो जाएगा तो मीनिंग अलग। यही सारे सवाल हैं जो बच्चों के लिए एक पहेली रहता है, समझने में बड़ा कठिनाई होती है, और इन सब सवालों का जवाब उन्हें सिंपली कोई दे नहीं पाता, मिल नहीं पाता है। और उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको बहुत ही सहजता से बता रहा हूँ, और ये एहसास दिलाते हुए कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उतना ज़्यादा जरूरी है जितना सहेज के आप लाखों करोड़ों रुपया रखते हैं, उतना ही सहेज की इनको रखिएगा, तब तक जब तक कि आपका एग्जाम निकल ना जाए। आप उसके बाद भी रखते हैं तो आप विद्वान कहलाएंगे, कम से कम एग्जाम तक रखते हैं तब तक समझदार कहलाएंगे। सही है? और अगर अभी नहीं समझे तो आप कहलाएंगे AC9। AC9 का मतलब समझते हैं ना, गधे जैसा। तो देखिए, मैं फैन चालू कर दूं, सब चालू कर लीजिए।
हमने शनिवार को सारे नए नए पंखे लगाए हैं। ये चलता कैसे? नहीं, अभी कनेक्शन नहीं दिया है। देखिए, एक है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का मतलब होता है, इसको हम परसेप्चुअल वर्ब्स भी कहते हैं। परसेप्चुअल वर्ब्स या परसेप्टिव वर्ब्स। जो हमारा फिजिकल सेंस है ना, जैसे आंख है, जैसे ज्ञानेंद्रियां है ना, आंख, कान, नाक, त्वचा, तो इससे जो चीज हम सेंस कर सकें, जो सेंस कर सकें, ऐसे एक्शंस को दिखाने वाला जो होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिससे हमें कुछ चीजों का एहसास होता है। जैसे आंख से हम देखते हैं, तो देख के भी कुछ चीजों को हम समझते हैं, सी, वॉच, नोटिस, सुन के, ये सारे जो वर्ब हैं, ये वर्ब जो कहलाते हैं, ये होता है वर्ब ऑफ परसेप्शंस। क्या होता है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब इसके साथ आप हमेशा देखते हैं कि इसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं और 2 + V1 लगाते हैं, सॉरी V1 लगाते हैं और वर्ब का ING फॉर्म लगाते हैं। ये भी सही होता है और ये भी सही होता है। जैसे आई सा हिम सिंग और आई सा हिम सिंगिंग। मैंने उसे देखा, ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन। मैंने उसे देखा, क्या परसीव किए देख के? कि वह गा रहा है। परसीव किया मतलब प्राप्त किए। आंख जो सेंस है, फिजिकल ऑर्गन है, इससे हमने देख के कुछ चीजों को समझा। आई सा हिम सिंग, इसमें अगर आपसे पूछा जाए, या आप कई बार इनको देखते हैं कि आई सा हिम सिंग भी लिखा है, आई सा हिम सिंगिंग भी है, आई सा हिम डांस भी है, आई सा हिम डांसिंग भी है, आई सा हिम स्पीक भी है और आई सा हिम स्पीकिंग भी है, आई सा हिम वॉश और आई सा हिम वॉशिंग। अब दोनों करेक्ट है, सही ये भी है और सही ये भी है। तो फिर दोनों में अंतर जानना है। क्या जानना है? अभी तक तो हमने बढ़ा कि जैसे V1 रहेगा, हम V1 कहाँ लगा रहे थे? कुछ खास वर्ब के साथ, जैसे बिड के साथ लगा रहे थे, हैव के साथ लगा रहे थे, मेक के साथ लगा रहे थे, और लगा रहे थे लीड के साथ लगा रहे थे। हेल्प के साथ तो दोनों लगता है, ध्यान रखिएगा। 2 + V1 हम लगा रहे थे कुछ खास वर्ब के साथ, है ना, एग्री, डिसएग्री, कंसेंट, मेमोराइज, रिमेम्बर, फॉरगेट, इन सब के साथ हम लगा रहे थे 2 + V1। और इसके अलावा कुछ और भी था। एडजेक्टिव के साथ हम कहीं 2 + V1 लगा रहे थे, कहीं हम लगा रहे थे परफेक्ट इन्फिनिटिव। इसके साथ दोनों लगता है। अगर हम आई सा हिम सिंग अगर हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने उसे गाते हुए सुना और कब तक देखा, और कब तक देखा? जब तक कि वह पूरे तरीके से गाना बंद न कर दिया। मतलब आई सा हिम सिंग का मतलब है कि इसका मतलब समझिएगा, आई सा हिम सिंग until he finished it। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसे गाते हुए सुना। तो मैंने उसे गाते हुए कितना देर तक सुना? जब तक कि वो गाना पूरे तरीके से, बहुत इत्मीनान से सारा गाना सुना। जब गा रहा था, शुरू से बैठ के हमने आराम से उसको गाते हुए सुना, देखा, ऑब्जर्व किया, पता चला कि बहुत अच्छा गाता है, बहुत बुरा गाता है, लेकिन सुना पूरे तरीके से। तो अगर मैं वर्ब ऑफ परसेप्शन जो है, जैसे आई सा है, या आई वॉच्ड है, या आई नोटिस्ड है,
या ऑब्जर्व्ड है या आई हर्ड है। तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। इसके साथ अगर इनको लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको कब तक सुना, जब तक उसने गाना बंद नहीं किया, यानी पूरे तरीके से सुना। सही है। और आई सा हिम सिंगिंग अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं जैसे कहीं जा रहा था, तो जब मैं जा रहा था तो उस समय जब मैं उसकी गाना को सुना तो वो गाना बीच में वो गा रहा था, मतलब वो गा रहा था और बीच में कभी भी मैंने सुन लिया और पल दो पल के लिए कान तक वो पहुंचा और फिर पूरा उसके गाना सुनने के लिए मैं रुका नहीं, बस गाना सुना, मतलब कान में आ गया और उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। तो आई सा हिम सिंगिंग यानी कि मैंने उसे गाते हुए देखा, लेकिन उसके बाद हम अपने दूसरे काम में लग गए, वहां से आगे बढ़ गए। मतलब जब मैं सुना उसके गाने को तो उस समय गाना क्या था, प्रोग्रेस में था, उस समय वो चल रहा था। और यहाँ आई सा हिम अगर हम सिंग बोल रहे हैं इसका मतलब है कि जब वह गाना शुरू किया तब से लेके थ्रू आउट, शुरू से लेके आखिर तक मैंने गाना को सुना। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ अगर V1 लगा हुआ है इसका मतलब कि जो भी एक्शन को आपने देखा है अच्छे तरीके से देखा है, पूरी तरह से देखा है। और जब ING लगा है तो आपने देखा है कि जब वो एक्शन ऑलरेडी चल रहा था तो बीच में आपने कभी उस एक्शन को थोड़े सा समय के लिए नोटिस किया है, बहुत ज्यादा आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है। सही है। तो ये दोनों में फर्क हो जाता है। तो अगर मान लिया कि यहां पे मैं लिखता इस चीज को कि आई सा हिम सिंगिंग until he finished it। अब आपको समझना है यहाँ पे कि आई सा हिम सिंगिंग होगा या आई सा हिम सिंग होगा, कौन सा होगा। यहाँ पे सिंगिंग गलत हो जाएगा, आई सा हिम सिंग हो जाएगा। मैंने उसको सुना, कब तक सुना, जब तक वह गाना समाप्त नहीं कर दिया, तब वहां पे लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। When I was crossing by his house, I saw him अब यहाँ के लिए मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, यहाँ के लिए सिंग है और सिंगिंग है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिंग या सिंगिंग। यहाँ पे सिंगिंग हो जाएगा। सही है कि नहीं, आई सा हिम सिंगिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं रुका नहीं था ना, मैं जब उसके घर से गुजर रहे थे तो कान में वो बात आई थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरन, ING, आई सा हिम सिंगिंग। तो बोलिए वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन कौन है। वर्ब ऑफ परसेप्शन सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, वैसे स्मेल वगैरह सब है लेकिन उनका यूज नहीं होता इन सब में। वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब है कि जितने भी फिजिकल ऑर्गन है जिससे हम चीजों को परसीव करते हैं, ठंडा, गर्म या जो भी एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन वर्ब ऑफ परसेप्शंस के साथ अच्छी बात यह है कि इसके साथ हम V1 भी लगाते हैं और जीरन भी लगाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को ध्यान ये देना है कि V1 हम तब लगाएंगे जब हमने पूरे तरीके से उन चीजों को, एक्शंस को ऑब्जर्व किया है, पूरा शुरू से लेके आखिर तक। और ING तब लगाएंगे जब कार्य चल रहा था तो उस कार्य के बीच में आपने कभी उसको देखा या सुना या ऑब्जर्व किया। तो अगर मैं इस वाक्य को लिखूं यहाँ कि आई ऑब्जर्व्ड them play
or playing until they won the match. अब यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है, प्ले और प्लेइंग. आई ऑब्जर्व देम प्ले या आई ऑब्जर्व देम प्लेइंग until they won the match. इसमें कौन सा होना चाहिए? तो इसमें हो जाना चाहिए प्ले या प्लेइंग. प्ले बिल्कुल सही है और प्लेइंग गलत है. She noticed him She noticed him. बोलिए डांस या डांसिंग क्या होगा? Are you sure? यहाँ डांस होगा. बिल्कुल यहाँ डांस होगा क्योंकि टिल द एंड आपने देखा है ना. बोलिए यहाँ पे डांस लिखेंगे या डांसिंग लिखेंगे? मुझे लग रहा है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन आप बहुत जल्दी समझ रहे हैं कि अगर वर्ब ऑफ परसेप्शंस के साथ अगर आईएनजी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपने नोटिस किया, और V1 लगा रहे हैं इसका मतलब कि थॉरोली एंजॉय किया शुरू से लेके आखिर तक. बोलिए ठीक है. ऐसे ही एक और उलझन वाला चीज है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं. जैसे एक तो आपने पढ़ा है कि इन्फिनिटिव जो फुल इन्फिनिटिव है 2 + V1, इनका यूज आप कब करते हैं? 2 + V1 का यूज कब करते हैं? जब एक्शन होना बाकी है. एन एक्शन इज स्टिल टू हैपन, एन एक्शन इज येट टू हैपन. एक्शन होना बाकी है. चलिए एक आप बताइए कि ये जो जीरंड है वर्ब प्लस आईएनजी, अभी हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये वर्ब प्लस आईएनजी जो जीरंड बनता है, तो जीरंड बनेगा तो ये सिर्फ एक ही काम करता है, वो काम करता है नाउन का. अगर कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तभी वो जीरंड है, अन्यथा नहीं है. लेकिन जीरंड हम तब लगाते हैं जब आपको दिखाना है रेगुलर एक्टिविटी. रेगुलर एक्टिविटी या कहें कि एनी एक्शन which you have already experienced. देखिए किसी वर्ब के साथ जीरन हम तब लगाते हैं जब हमें पता है कि जो एक्शंस इसके बाद आ रहा है वो एक्शन का एक्सपीरियंस अनुभव हमारे पास पहले से है, या उस एक्शंस को हम बार बार करते हैं. रेगुलर एक्टिविटी या रिपीटेड एक्शन यहाँ लिख लीजिए. जो एक्शन आप बार बार करते हैं मतलब एक्शन का एक्सपीरियंस आपको है पहले से.
तो उसके लिए जीरन का प्रयोग होता है। इसमें एक्शन हो चुका होता है, उस एक्शन का अनुभव आपको है, और जो 2+V1 है इसमें एक्शन का अनुभव आपको नहीं है, अभी एक्शन होना बाकी है। तो जैसे वर्ब और परसेप्शंस के साथ बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि सी के साथ दोनों लग जाता है, वॉच के साथ दोनों आ जाता है। अब आपके समझ में बात आ गया है कि दोनों में क्या अंतर है। ऑब्जर्व है, हियर है। इसके बाद आपने समझा कि V1 भी लगा सकते हैं और 2+जीरन भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपने जो भी एक्शन देखा सुना उसको पूरे तरीके से देखा और ये हल्का फुल्का देखा, ये हुआ। वैसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसके साथ आईएनजी हम लगाते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हम लगाते हैं इंजॉय है, लव है, अवॉइड है, हेट है, डिटेस्ट है, डिनाई है, माइंड, स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, क्विट, स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, क्विट, पोस्टपोन, प्रेफर है, अडोर है, कीप है, enjoy, love, avoid, hate, detest, mind, deny, detest, remember, forget, quit, postpone, prefer, adore, keep, prohibit, assist, तो इन सारे वर्ब में इन सब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते तो हैं सबके साथ। जैसे देखिए, अगर मैं कह रहा हूं आई एंजॉय सिंगिंग, आई एंजॉय सिंगिंग, अगर मैं यहाँ पे बोलते कि आई एंजॉय टू सिंग तो ये गलत हो जाता। आई एंजॉय सिंगिंग का मतलब ये है कि आप उसी चीज को एंजॉय करेंगे ना जो आपने पहले उसका अनुभव ले चुके हैं। तो आई एंजॉय सिंगिंग यहाँ ठीक है, मतलब सिंगिंग आप पहले भी किए हैं, रेगुलर एक्टिविटी है, आप एंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस है इसका। तो जिस एक्शंस का एक्सपीरियंस आपको पहले से है उसके लिए क्या लगाते हैं, जीरन। और इसको हम कब लगाते हैं, जो अभी करना बाकी है। तो जो अभी काम किया ही नहीं तो एंजॉय करते हैं कैसे, पहले से एंजॉय कैसे हो जाएगा। जो काम आप पहले किए हैं उसको आप फील कर सकते हैं ना। तो जीरन का और इन्फिनिटिव का यही डिफरेंसेस है। वैसे तो कोई भी किताब में कहीं भी ये लिखा रहेगा कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, लेकिन आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि क्यों लगता है। तो जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आई लव स्विमिंग, तो आई लव स्विमिंग का मतलब ये हुआ कि स्विमिंग करना आप पहले भी किए होंगे तभी तो पसंद करते हैं। आई लव स्विमिंग, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई लाइक स्विमिंग या आई डिसलाइक स्विमिंग। तो यहाँ आई लव स्विमिंग या आई लाइक स्विमिंग या आई प्रेफर स्विमिंग, सही है, सही है ना। तो यहाँ पे प्रेफर, लाइक, लव के बाद क्या लगा रहे हैं, जीरन। ये मेन में पूछा गया था एसएससी मेन में। सब ये सारे जो सवाल जो आप पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट में, सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए निर्णायक होता है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं ना जो
उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, उतना ज़्यादा इसमें मज़ा नहीं आता है, समझने में टाइम लगता है। तो इसीलिए इससे सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे समझ जाते हैं हमेशा बाकी बच्चों से उनको ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आई प्रेफर, लाइक, लव, इस सब के साथ क्या लिखा आपने? जीरन लिखा। आई प्रेफर टू गो या आई प्रेफर गोइंग? आई प्रेफर गोइंग। आई प्रेफर डांसिंग, ही प्रेफर सिंगिंग, ही प्रेफर्स प्लेइंग। तो इन सब के साथ जीरन का प्रयोग होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर यहाँ पे प्रेफर की जगह वुड प्रेफर आ जाए तो आपने फ्रेज में पढ़ा है ना कि वुड प्रेफर आ जाए या वुड लाइक हो जाए या वुड लव हो जाए, वुड प्रेफर, वुड लाइक, वुड रैदर। तो वुड लाइक के साथ क्या हो जाएगा? 2 + V1। लाइक के साथ जीरन होता है। अब वुड प्रेफर है तो आपने पढ़ा था वुड प्रेफर के साथ V1 आता है, वुड रैदर के साथ V1 आता है, वुड सूनर के साथ V1 आता है। अकेले अगर ये मेन वर्ब बन के आएगा तब जीरन लगाना है। जैसे 2 वाक्य लिखिए, सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, लिखिए सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट। सही है, सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, सही है ना? तो सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट यानी कि वो क्रिकेट खेलना पसंद करती है। हमने जीरन लगाया क्योंकि पहले भी वो इस चीज का एक्सपीरियंस है, तभी तो प्रेफर करेगी। तो सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां लिखेंगे सी वुड प्रेफर प्ले क्रिकेट, सी वुड प्रेफर प्ले क्रिकेट। एक तो लिखा आपने सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट। छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना है। सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ अकेले आ रहा है मेन वर्ब बन के, सी प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर यहाँ पे होता सी वुड प्रेफर, तो वुड प्रेफर, वुड रैदर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड रैदर के साथ V1 लगता है। तो सी वुड प्रेफर प्ले टू स्लीप। तो बोलिए यहाँ पे वुड प्रेफर है तो यहाँ पे क्या आया? V1, और प्रेफर के साथ 2 लगाते हैं, इधर भी V1, दोनों तरफ V1। ठीक है, सी वुड प्रेफर या सी वुड रैदर एक ही बात है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि वह तैरना पसंद करता है तो क्या हो जाएगा? सी प्रेफर्स स्विमिंग टू रनिंग, दोनों तरफ जीरन। इसी को अगर हम खाली वुड प्रेफर हटा के खाली प्रेफर लिखते तो क्या होता? जरा देखो, सी प्रेफर्स प्ले या प्लेइंग, टू स्लीप या स्लीपिंग, स्लीपिंग। प्रेफर्स रहेगा तो जीरन लगाना, वुड प्रेफर है तब V1 लगाना। ठीक, उसको थोड़ा फैन ऑन करो तो जरा। और उसको ये खींच दो, ओमनी डायरेक्शनल घूमता रहेगा। 4 पे करो। हाँ ठीक है, एक ही, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठंडा आ जाएगा। बताइए समझ में आया? ध्यान से देखिए फिर से। अगर हम प्रेफर लिखते हैं तो आगे क्या होगा? जीरन। जैसे ही प्रेफर्स रनिंग, ठीक है, ही प्रेफर्स रनिंग, और ही वुड प्रेफर रन। ही प्रेफर्स कुकिंग और ही वुड प्रेफर कुक। सही है, टू कुक भी नहीं, ही वुड प्रेफर कुक। अगर मैं यहां पे लगाता हूं ही लाइक्स कुकिंग, लिखो
ही लाइक्स कुकिंग, ही लाइक्स कुकिंग मतलब ये एक्सपीरियंस उसको है, ही लाइक्स कुकिंग। और लाइक्स कुकिंग ठीक है, अगर हम कहते हैं ही लाइक्स कुकिंग, डांसिंग, ड्राइंग सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइक्स की जगह वुड लाइक हो जाए तब क्या होगा, फुल इन्फिनिटिव। यही तो सारा चक्कर है, यही चक्कर है, नॉन फाइनाइट में यही पढ़ते हैं कि कब कहाँ पे हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, फुल, जीरन, बियर इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस सब चीज को समझना है। समझ गए, समझ रहे हैं? लाइक है ना, तो फिर 2 + V1 अभी लिखा हुआ था, आई वुड लाइक टू गो। लाइक के साथ मना किए थे कि प्रेफर के साथ मना किए थे? प्रेफर के साथ मना किए थे ना। जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू सिंग, आई वुड लाइक टू डांस नाउ, तो आई वुड लाइक के साथ तो टू लगाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई हेट रन या टू रन या रनिंग, आई हेट रनिंग, क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि इन चीजों को हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जिन चीजों को आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया है उन चीजों के लिए, उसके लिए आपको जो वर्ब का फॉर्म लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए जीरन। जैसे फुल इन्फिनिटिव में क्या लगाते थे, टू है प्लस V3, परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव कब यूज करते थे, जिस घटना का, जो घटना घटित हो चुकी है, तो वैसा ही है ये। तो जैसे अगर मैं कह रहा हूं he keeps laughing, he keeps laughing, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हंसता रहता है, वो हंसता रहता है, वो हमेशा ये काम करता है। I dislike walk या walking, I dislike walking। जैसे बनाइएगा, ये जो डिनाई है, डिनाई का मतलब क्या होता है, कोई जैसे आप पे आरोप लगाया है और उस आरोप को आप मना कर रहे हैं, चोरी का या गलत चीज का, तो आप क्या करेंगे, डिनाई। तो डिनाई है और रिफ्यूज है, ये दोनों में क्या अंतर है? रिफ्यूज जैसे कोई प्रपोजल दिया और आप मना कर रहे हैं, तो ये रिफ्यूज और डिनाई का अंतर तो आपने समझा। ये भी समझिए कि आगे 2 + V1 लगा हुआ है कि जीरन लगा हुआ है। अगर जीरन लगा हुआ है तो डिनाई और रिफ्यूज लगाएंगे जब 2 + V1 है, सही है कि नहीं? डिनाई के बाद जीरन क्यों लग रहा है, मतलब आप पे कोई आरोप लगा है, मतलब एक्शन आपने किया है तब ना, और ऑफर कोई दिया, तो ऑफर दिया है आपने, एक्सेप्ट करने के पहले रिफ्यूज कर दिया, एक्शन होना बाकी रह गया, तो रिफ्यूज के साथ 2 + V1, डिनाई के साथ जीरन। जैसे ऐसे लिखा रहेगा, he denied to have stolen my pen। अब ये सवाल है, अब बहुत ऑब्जर्व करके देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर ये बात याद रहा कि डिनाई है या कोई चीज को एडमिट करते हैं, सच को स्वीकार करते हैं, होता है ना एडमिट। एडमिट करना क्या हो जाएगा, डिनाई का उल्टा हो जाएगा। मतलब कोई अगर आप पे आरोप लगता है और आप मना करते हैं, डिनाई, और उसको एक्सेप्ट करते हैं तो एडमिट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो लिखा डिनाइड, तो डिनाइड के बाद 2 + V1 आएगा कि जीरन आएगा, तो इसको हटा के और हैविंग लिख दीजिए, वाक्य हो जाएगा सही। सही है, he denied having stolen his pen। उसने इनकार किया कि उसने पेन चोरी किया है। और अगर मैं यहां पे लिखूं कि he refused watching a movie with us, he refused watching a movie with us। अब ये वाक्य आपके सामने रखा हुआ है। अब इसमें एरर तो अलग तरह का है ना,
जिंदगी भर यही तो एरर नहीं देखेंगे ना कि यहाँ सिंगुलर प्लूरल रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे प्लूरल वर्ब। इसके आगे का एरर है जो आपको समझना है कि नॉन फाइनाइट क्या है। अब यहाँ पे देखो रिफ्यूज्ड है, यानी रिफ्यूज किया मतलब मूवी नहीं देखा होगा, देखना बाकी है। तो देखना बाकी है तो ही रिफ्यूज्ड वॉचिंग या ही रिफ्यूज टू वॉच, यहाँ पे टू वॉच होना चाहिए। सही है। जैसे एडमिट है, ही एडमिटेड टू स्टील माई बुक्स। ही एडमिटेड टू स्टील माई बुक्स। एडमिट आप कब करते हैं? जब कोई एक्शन आपने किया है और उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो टू स्टील कब यूज करेंगे? टू प्लस यूजन, जब एक्शन अभी आपने किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये बात कह रहा है कि एक्शन आपने कर दिया है, तो एक्शन आपने किया है तो यहाँ पे टू स्टील या स्टीलिंग, स्टीलिंग। समझ गए? एडमिट करना, जैसे मना करने के लिए फॉरबिड भी होता है और प्रोहिबिट भी होता है ना। लेकिन फॉरबिड के साथ आप लगाते हैं टू प्लस V1 और प्रोहिबिट के साथ लगाते हैं वर्ब का ING फॉर्म लगाते हैं। पहले दोनों शब्दों के अंतर को समझिए। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? फॉरबिड का मतलब मना करना और प्रोहिबिट का मना करना, दोनों का मना करना। लेकिन दोनों में अंतर आपने पढ़ा था कि फॉरबिड हम तब लगाते हैं जब आप इनफॉर्मली मतलब बिना नियम से आपस में एक दूसरे को मना करते हैं। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को मना कर रहा है, मत देखो मूवी, या शराब मत पियो, या सिगरेट मत पियो, या वहां मत जाओ। एक मम्मी पापा बच्चों को मना कर रहे हैं, भाई बहन को मना कर रहा है। तो जो हम इनफॉर्मली किसी को मना करते हैं फॉरबिड, और ये प्रोहिबिट क्या होता है कि जब नियमतः कोई सरकारी एजेंसी, कोई कमीशन, कोई संगठन कोई नियम के तहत किसी को रोक लगा रहा है, वो होता है हमारा प्रोहिबिट। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पापा ने कहा कि मूवी मत देखो यह मूवी, तो मना की, यानी एक्शन होना बाकी है। और जैसे कोई पब्लिक प्लेस पे शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो एक्टिविटीज हमेशा चल रहा है, और वो जो एक्टिविटी चल रहा है उसको मना करने के लिए जो होगा वो क्या होगा? प्रोहिबिट। तो उसके लिए आपको लगाना होता है जो एक्टिविटी हो रही है उसके लिए प्रोहिबिट, और ये फॉर्मल नियम के साथ। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पापा ने मुझे वहां जाने से मना किया, तो माई फादर फॉरबिड मी गोइंग देयर, लिखो जरा। एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर, आईना की तरह। तो अगर मैं कहूं कि माई फादर फॉरबिड मी गोइंग देयर, ठीक है, माई फादर फॉरबिड मी गोइंग देयर। और दूसरा है दे आर या वी आर prohibited to smoke in any public place। देखिए दोनों में क्या गलती हुआ है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गलती है कि उसके बाहर की गलती है? तो
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा प्लूरल वर्ब, जेंडर देखना, उसके आगे का सोचिए। तो यहाँ पे देखो कैसा गलती है, फॉरवर्ड करना मतलब मना किया, मना किया उस एक्शन से जो नहीं आपने किया है। जैसे बीट लगाते थे ना, बीट का मतलब आदेश देना, फॉरवर्ड का मतलब मना करना, समझ रहे हैं ना। तो बीट के साथ क्या लगा रहे थे, V1। तो बीट आदेश देना, फॉरवर्ड मना करना, तो दोनों के साथ इंफिनिटिव मिलेगा। तो फॉरवर्ड के साथ आपको जीरन का प्रयोग करना यहाँ गलत था। यहाँ क्या हो जाएगा, टू। और प्रोहिबिटेड कौन सा एक्शन के लिए होगा, जो एक्शन पहले ही चला आ रहा है, तो उसके लिए। ये वो एक्शन के लिए था जो एक्शन किया ही नहीं गया था, और वो एक्शन के लिए जो एक्शन किया जाता है, हमेशा जाता है, और उन चीजों से हमें मना किया जा रहा है। तो यहाँ पे टू स्मोक की जगह क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्मोकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिमाग हमेशा लगाना है, कुछ ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दूंगा आप याद कर लें। इसलिए मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि रिलेट करके कुछ समझ में आ जाए। शायद पूरा नहीं आएगा 100%, 40% आ जाए। मैं तो 100% बता रहा हूँ, अब तुम्हारा दिमाग 40% होगा तो उतना ही आएगा ना। मैं तो बता ही रहा हूँ पूरा कि जो बेस्ट क्या तरीका है रिलेट करके। मैंने ये बताया कि 2+V1 हम तब यूज करेंगे जब एक्शन होना भी बाकी है, और जीवन तब लगाएंगे जब एक्शन हो चुका है, उस एक्शंस के लिए जिसकी रिपीटिशन बार बार होती है, और उस एक्शंस को जो आप फील कर चुके हैं पहले से, उसके लिए जीरन लगाते हैं। तो कुछ यहाँ पे जैसे अभी देखा आपने कि वर्ब और परसेप्शंस के साथ क्या लगता है, 2+V1 भी लगता है और जीरन भी लगता है। जैसे आई सा हिम डांस भी और आई सा हिम डांसिंग भी। आई हर्ड हिम सिंग भी होगा और आई हर्ड हिम सिंगिंग भी, लेकिन दोनों के मीनिंग बदल जाते हैं ना। तो वहीं पे हम कुछ ऐसे वर्ब यहाँ पे आपको लिख रहे हैं जो अभी आपने लिखा, जैसे रिमेंबर है या फॉरगेट है या स्टॉप है या क्विट है। तो इन सब के साथ आप दोनों लगाते हैं। इसके साथ 2+V1 भी लगता है और इसके साथ वर्ब प्लस ING लगता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे फिर से दिमाग लगाएंगे। They accept both with a changed meaning. मीनिंग बदल जाएगा। सही है। आप खुद पढ़िए और देखिए, इन दोनों का मीनिंग चेंज है। अब तक आप ये समझने लगे होंगे कि 2+V1 कब लगाते हैं, जब एक्शन बाकी है, और जीरन लगाते हैं जिस एक्शंस का अनुभव आपने लिया है पहले। अब जरा खुद देखिए और बताइए कि क्या दोनों वाक्यों में कौन सही है कौन गलत है। आपने पढ़ा कि 2+V1 भी इसके साथ आएगा और जीरन भी आएगा इन वर्ब के साथ। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। तो दोनों सही है। एक बात तो है कि इसके बाद 2+V1 आ रहा है, वो भी सही होता है और जीरन भी सही होता है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है। तो केस स्टडी करना है, सेंटेंस को देखना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे मैंने ओपन सेंटेंस दिया है जिसमें दोनों सही हैं, लेकिन मीनिंग आपको बताना है। आई क्विट टू वर्क हेयर का मतलब क्या हुआ,
मतलब आई क्विट टू वर्क हियर, मतलब यहाँ पे काम करना अभी बाकी है ना, यानी कि पहले वाला नौकरी मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे काम करने के लिए छोड़ा है, यानी कि यहाँ पे मैं आ गया काम करने के लिए, है ना। आई क्विट अनदर जॉब, पहले वाला जो जॉब था ना वो मैंने छोड़ दिया यहाँ काम करने के लिए, अभी काम करना बाकी है लेकिन यहाँ आप काम करेंगे। और आई क्विट वर्किंग हियर, मैंने यहाँ से काम करना छोड़ दिया। आई क्विट वर्किंग हियर मतलब यहाँ पे मैं काम करता था लेकिन आई क्विट वर्किंग हियर, अब यहाँ पे काम करना मैंने छोड़ दिया। तो दोनों की मीनिंग अलग अलग हो गई कि नहीं, सही है। एक और वाक्य देखिए, फिर मैं वाक्य में पूछ रहा हूं कहां पे क्या होगा। आई स्टॉप्ड टू ड्रिंक, आई स्टॉप्ड टू ड्रिंक, आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। एक बात तो क्लियर है, स्टॉप के बाद दोनों आता है, लिखा है मैंने दोनों, आप बस मीनिंग समझ के बताइए। I stopped to drink or I stopped drinking. यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, I stopped to drink का मतलब क्या हुआ कि मैं रुका इस पर्पस से, मैं पीने के लिए रुका, यानी पीने ये मेरा पर्पस था उसके लिए रुका। और यहाँ पे मैंने पीना ही छोड़ दिया, मैंने पीना छोड़ दिया। I stopped drinking यानी पहले पीते थे, एक्शन बंद कर दिया, और ये मैं रुका इस एक्शन को करने के लिए, सही। दोनों का मीनिंग बदल गया कि नहीं, सही। आई स्टॉप्ड ईटिंग, तो इसका मतलब खा रहे थे पहले से उसको बंद कर दी, और आई स्टॉप टू ईट मैं खाने के लिए रुका। I remembered locking the gate. रिमेम्बर्ड के साथ दोनों आया है, सही कौन है, दोनों, लेकिन दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है ये देखिए। He forget bring umbrella. देखिए, आई फॉरगॉट टू, फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगॉट, फॉरगेट हो गया, सेकेंड हो जाएगा फॉरगॉट, और थर्ड हो जाएगा फॉरगॉटन। हिंदी बताएंगे, बोलिए, इन दोनों का हिंदी बताइए और इन दोनों का, यहीं से शुरू करिए। He forget to bring the umbrella, he forgot bringing the umbrella. बताइए, बता पाएंगे क्या हुआ, मतलब वो ला नहीं पाया,
मतलब he did not bring umbrella and he forget it because he forget it। इसका मतलब क्या हुआ कि he did not bring umbrella because he forget it, he forgot to bring the umbrella, काम होना बाकी रह गया। ये हो गया he forgot bringing the umbrella, यानी कि अम्ब्रेला लाया था, he brought the umbrella but he forgot the action of bringing umbrella, लेकिन उसे याद नहीं है कि वो अम्ब्रेला लाया था। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिंगिंग मतलब कि अम्ब्रेला लाया गया था उसके द्वारा, लेकिन ये बात को वो भूल चुका है। सही है, इसका मीनिंग अलग हो गया। जैसे ही रिमेम्बर्ड लॉकिंग द गेट और ही रिमेम्बर टू लॉक द गेट, तो ही रिमेम्बर टू लॉक द गेट का मतलब क्या हुआ, he locked the gate, he locked the gate and he remembered it। he मतलब he remembered to lock the gate, मतलब I remember to lock the gate, मैंने याद किया कि अभी गेट लगाना बाकी है, उसके बाद मैं गेट लगाया और मुझे ये बात, मतलब गेट लगाने के पहले मैंने इस बात को याद किया कि लगाना है और मैं लगाया। आई रिमेम्बर्ड लॉकिंग द गेट, इसका मतलब मैंने याद किया कि मैं गेट लगाया तो था। आई रिमेम्बर्ड लॉकिंग द गेट, मुझे याद है गेट लगाया तो था, अब बाद में कैसे खुला ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने गेट लगाया था। आई रिमेम्बर्ड लॉकिंग द गेट, लेकिन बाद में कैसे खुला, कोई चाबी बना के खुला, कैसे खुला मतलब मुझे पता नहीं, गेट खुल गया है लेकिन मुझे याद है कि मैंने गेट लगाया था। और ये घर से निकलने के पहले जब बैग वैग सूटकेस वगैरह बाहर निकाले, फिर याद किया कि घर का ताला लगाना है, गेट का भूल ना जाए, इस बात को याद करके मैं लगाया। सही, यहाँ लिखिए आई फॉरगॉट लॉकिंग द गेट, आई फॉरगॉट टू लॉक द गेट, दोनों का हिंदी बताइए। आई फॉरगॉट लॉकिंग द गेट, आई फॉरगॉट टू लॉक द गेट। देखिए आई फॉरगॉट लॉकिंग द गेट, इसका मतलब क्या हुआ, गेट लगाया था, गेट लगाया था लेकिन मैं ये बात भूल गया कि मैं लगाया था। आई फॉरगॉट टू लॉक द गेट मतलब जल्दी जल्दी में घर से अपना बाहर निकले, हेस्ट में अपना जरूरी सामान लिया, जल्दी जल्दी ऑटो पे बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, अपना चले गए, लेकिन मैं भूल गया कि ये काम करना था, ये भूल गया, मतलब गेट लगाया मैं नहीं। I did not lock the gate because I did not had this fact in my mind, और ये मैं लॉक किया था गेट लेकिन ये बात मैं भूल गया। समझ रहे हैं, तो इसके साथ दोनों चीजें होगी। जैसे एसएससी में एक सवाल आया था, जरा देखना कि उस सवाल में क्या गलती है, इसी पैटर्न पे मैं पूछ रहा हूँ। हमेशा बच्चे परेशान रहते हैं कि इसके बाद जीरंड और ये दोनों देखते हैं मीनिंग में क्या अंतर है। जैसे अब ये सवाल है, देखिए तो इसमें क्या गलती है, एसएससी का पूछा हुआ है। रेस में जब मैं दौड़ रहा था तो मैं सांस लेना बंद कर दिया या सांस लेने के लिए रुका, सांस लेना बंद कर दिए, मर गए कि रुके, तो स्टॉप ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना ही छोड़ दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर थोड़ा देर के लिए रुका सांस लेने के लिए, ब्रीथ हो जाएगा ये वाला एक्शन। अब वाक्य में मैं लिख रहा हूं, देखिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
सुन के बताइए, अगर मैं कहूँ कि आई स्टॉप टू स्मोक सिगरेट्स बिकॉज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, आई स्टॉप टू स्मोक सिगरेट्स या आई स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट्स। एज आई एम हंग्री सो आई विल स्टॉप ईटिंग एट अ होटल, एज आई एम हंग्री सो आई विल स्टॉप ईटिंग एट अ होटल, या आई विल स्टॉप टू ईट समथिंग एट अ होटल। समथिंग टू ईट हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है कि एक्शन होना बाकी है, तो 2 + V1 लगाएंगे इन सारे वर्ब के साथ, क्योंकि ये वर्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा। रिमेंबर, फॉरगेट, क्विट, स्टॉप के साथ जीरेंड और फुल इन्फिनेटिव दोनों लगता है। समझना आपको पड़ेगा कि एक्शन होना अगर बाकी है तो 2 + V1 लगाएंगे, एक्शन हो चुका है तो जीरेंड लगाएंगे। हमने दिखाया आपको कि डिनाई के साथ और रिफ्यूज के साथ जीरेंड क्यों लगता है और इन्फिनेटिव क्यों लगता है। क्यों लगता है फॉरबिड के साथ इन्फिनेटिव और प्रोहिबिट के साथ जीरेंड का प्रयोग करते हैं। लाइक, एंजॉय, इन सब के साथ जीरेंड लगाते हैं। कब वुड लाइक के साथ वुड लाइक लगने के बाद 2 + V1 लगाते हैं। प्रेफर हो, लाइक हो, जीरेंड लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाएं वुड प्रेफर, तब लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सी, वॉच, हियर, नोटिस, ये जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जिसको परसेप्चुअल वर्ब्स या परसेप्टिव वर्ब्स कहते हैं, इसके साथ आप क्या लगाते हैं? दोनों लगाते हैं। V1 भी लग सकता है बेयर इन्फिनेटिव और जीरेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग बदल जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से रिमेंबर और फॉरगेट के बाद जीरेंड और इन्फिनेटिव लगने के बाद मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन उसका चेंज कुछ अलग होगा। तो हर जगह वर्ब के हमें यूसेज को समझने के लिए आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना है। जैसे लिंकिंग वर्ब देखा कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, लेकिन जब वो लिंकिंग वर्ब होगा तब। अगर वही लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। एक ही वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है और वही वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब भी बन सकता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कब ये ट्रांजिटिव है कब इंट्रांजिटिव है। हमने समझ के पढ़ा कि कब कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव लगाते हैं और कब लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, वहां समझना था टाइम को। कब लगाना है फुल इन्फिनेटिव और कब लगाना है परफेक्ट इन्फिनेटिव। यहाँ देखना है ये एक्शन हो चुका कि अभी बाकी है। तो बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, पॉजिटिव वर्ब में आपको समझाएं, सारा वर्ब आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से जीरेंड को लेके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको जीरेंड का भी मिल चुका है।